बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। एक बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने ये आज की वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मैं देना चाहता हूँ। एंड बेयरिंग योर माइंड इज़ नॉट अ लीगल एडवाइस। जो है क्वेश्चन क्या है कि इफ़ यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर अ सेटलमेंट, जो है ये इसको मैंने इसलिए इस लाइन को लिखा है कि इफ़ यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर अ सेटलमेंट, जो है कि अगर आप सेटलमेंट के को क्वालिफाई नहीं करते हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर जो है वो होम ऑफिस जो है वो क्या एक्शन लेता है, या होम ऑफिस जो है उसको जवाबन क्या उसके ऊपर काम करता है। इस लाइन को या इस सवाल को थोड़ा सा मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। मान लिया कि एक शख्स जो है वो यूके में अब आज से 15 ईयर्स पहले आया, या 12 ईयर्स पहले आया, 18 ईयर्स पहले आया। अब वो उस वक्त जो था आ गया, स्टूडेंट वीज़ा पे आ गया, फिर उसके बाद या उस वक्त जो मैरिज वीज़ा पे आ गया, या उस वक्त एज अ यूरोपियन यहाँ पे रहता था। किसी भी वीज़ा स्टेटस के ऊपर लीगल एंट्री थी। पहला क्या पॉइंट आ गया कि उसकी लीगल एंट्री थी यूके में। वो इलीगल तरीके से एंटर नहीं हुआ, बगैर डॉक्यूमेंट्स के एंटर नहीं हुआ, लेकिन उसकी जो यूके के अंदर एंट्री है, नंबर एक तो ये है कि वो लीगल है। अच्छा, उसके बाद ये है कि उसको रहते यहाँ पे टाइम गुजर गया, काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम हो गया। अब वो समझता है कि वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन का एलिजिबल है। वो समझता है कि मुझे अब जो है ILR को मैंने अप्लाई करना है। एक तो ये वाला पॉइंट आ गया। इसी पॉइंट को अब हम दूसरी साइड पे लेके जाते हैं। एक शख्स जो है वो उसने आके यहाँ पे उसकी लीगल एंट्री थी, या उसकी इलीगल एंट्री थी, या वो जैसे भी यूके में आया, उसके बाद उसने कोई सा भी केस फाइल किया, ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 8 फाइल किया, फैमिली के ऊपर जो है वीज़ा अप्लाई किया, बच्चों की बेस के ऊपर एप्लीकेशन फाइल की, किसी भी बेस के ऊपर उसने एप्लीकेशन फाइल की, उसको अब 10 ईयर्स वीज़ा रूट जो है वो मिल गया। 2.5 साल के उसको वीज़ा जो हैं वो मिल रहे हैं। 2.5 ईयर, 2.5 ईयर, 2.5 एंड 2.5, उसको 10 ईयर्स का जो है वो उसने कंप्लीट करना है। अब उसके वो समझता है कि मेरे 10 ईयर्स जो हैं, क्या उस पहला वीज़ा मिलने के बाद स्टार्ट हुए हैं, या उसका 10 ईयर्स जो है जिस दिन उसने पहली एप्लीकेशन फाइल की और वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, तो क्या वो तब से स्टार्ट होते हैं। सो इसमें भी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। लेट्स से एक शख्स जो है उसने एक एप्लीकेशन फाइल की। अब उस एप्लीकेशन को के ऊपर होम ऑफिस ने 1.5 ईयर लगा दिया, 1.5 साल लग गया। 1.5 साल के बाद उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई। अब टेक्निकली तौर पे उसका वो जो पहला टाइम जो जिस दिन से वो आया हुआ है इस कंट्री में और एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, अब उसका टाइम जो है वो काउंट होगा, नंबर एक। अच्छा, अब मान लिया उसने एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद 1.5 ईयर लग गया, होम ऑफिस ने 1 ईयर लगा दिया, 2 ईयर लगा दिया, जितना भी टाइम लगा। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ल आ गई, उसमें रिफ्यूज़ हो गई, लेकिन उसको 14 डेज़ का राइट ऑफ अपील मिला हुआ है। अब वो विद इन 14 डेज़ अपील पे चला गया वो। अब जब तक उसकी अपील पेंडिंग थी, अपील पे लग गया 6 मंथ्स लग गया, 8 मंथ्स लग गया। आफ्टर 8 मंथ्स जो है उसकी अपील एक्सेप्ट हो गई। पहली एप्लीकेशन रिफ्यूज़ल थी, अपील उसकी एक्सेप्ट हो गई। उसकी 3C लीव जो थी वो कंटिन्यूसली है, चल रही है। अब क्या उसका ये सारा टाइम जो है वो काउंट होगा, उसका सारा टाइम लीगल काउंट होगा? द आंसर इज यस। चूंकि उसका पहला चाहे वो एप्लीकेशन रिफ्यूजल थी, लेकिन बाद में कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब उसकी एप्लीकेशन जो है वो उसको कंटिन्यूस जो है वो काउंट किया जाएगा। अब इसके इसके ये सेकंड पैरा इसका मैंने आप दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि क्या वो समझता है कि जी कि मैं एलिजिबल हूँ ILR के, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो मुझे मिलना चाहिए। अब उसने एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब जब उसने एप्लीकेशन फाइल की तो वहाँ पे एक पॉइंट एक ये आ जाता है कि क्या मैंने ILR के लिए अगर अप्लाई कर दिया तो क्या होम ऑफिस जो है मुझे ILR जो है वो दे देगा, नंबर एक। अच्छा, अब क्या अगर वो मेरी एप्लीकेशन ILR की रिजेक्ट हो जाती है, रिफ्यूज़ कर देता है, तो क्या मैं दोबारा से इलीगल हो जाऊंगा, या मुझे वो कोई और वीज़ा ग्रांट करेगा, या मुझे कोई नई एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी? ये इसी पॉइंट के ऊपर एक्चुअली मैं जो है ये जो होम ऑफिस का ये जो ये मैं लॉ जो है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, ताकि उसको मज़ीद उसमें किसी भी तरह का अबहम जिसको कहेंगे, किसी भी तरह की जो इल्लीगैलिटी है वो ना रह जाए। अच्छा, क्वेश्चन अब इसमें क्या आता है
कि मैं इफ़ आई एम क्वालिफाई फॉर अ सेटलमेंट, मैंने अप्लाई कर दी, मैंने फिर ILR की जो है वो फीस उनको पे कर दी। अब सेकंड साइड पे आते हैं कि इफ़ आई एम नॉट क्वालिफाई, इफ़ आई डू नॉट क्वालिफाई फॉर अ, सो उसमें फिर होम ऑफिस क्या करता है कि इफ़ यू डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट फॉर अ सेटलमेंट, अगर आप सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट को मुकम्मल नहीं करते हैं बट अपीयर टू मीट द रिक्वायरमेंट टू बी ग्रांटेड फर्दर टेम्परेरी एडमिशन जो है, परमिशन टू स्टे जो है, होम ऑफिस समझता है कि जी आप ILR के तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन चूंकि आप समझते हैं कि मेरे 10 साल हो गए, 10 ईयर्स हो गए, या मुझे ILR का मैं एलिजिबल हूँ जितने भी टाइम के ऊपर, लेकिन होम ऑफिस कहता है कि नहीं जी नहीं भाई साहब, आपका तो अभी, अब हम ये समझते हैं कि आपके तो अभी 8.5 ईयर हुए हैं, हम ये समझते हैं अभी तो आपके 9 ईयर्स हुए हैं, हम ये समझते हैं अभी तो आपका ये थर्ड 2.5 साल वाली लीव चल रही है, 7.5 साल हुए हैं, या अभी तो आपको 8 साल हुए हैं, या अभी 8.5 साल हुए हैं, अभी आपका 1.5 साल बाकी है, अभी आपका 1 ईयर बाकी है, अभी आपका 10 मंथ्स बाकी है। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो होम ऑफिस आपको कम बैक करता है, होम ऑफिस आपसे कॉन्टैक्ट करता है आपको, फिर वो क्या कहते हैं, होम ऑफिस विल वेरी योर एप्लीकेशन फॉर सेटलमेंट सो दैट बिकम एन एप्लीकेशन फॉर अ टेम्परेरी परमिशन। फिर वो आपको कहते हैं कि आप उसके एलिजिबल नहीं बनते, आप ऐसा कीजिए, हम ये जो आपकी ILR की आपने फीस जमा करवाई है, इसको हम आपके बैक उसी जिस अकाउंट में आपने फीस जमा करवाई है, हम उसमें उसको वापस करते हैं, आपका हम रिफंड कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस दूसरी एप्लीकेशन को हम कंसिडर कर रहे हैं। हम जो आपका, अब यहाँ पे एक सिचुएशन आती है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि क्या हमें जब वो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें न्यू एप्लीकेशन जो है वो फिल करना पड़ेगी, हमने वो जो 2.5 साल वाली 2.5 ईयर वीज़ा रूट वाली जो एप्लीकेशन है हम उसको सेंड करेंगे उनको। और यहाँ पे नॉर्मली होम ऑफिस ये नहीं कहता कि जी कि नहीं जी आप दोबारा, ताकि वो अगले बंदे को तंग भी ना हो, फिर वो सारे का सारा प्रोसेस नया स्टार्ट भी ना हो और उसको हेडेक भी ना हो। लेकिन इस ऑल डिपेंड्स कि जी कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी कि मैं चूँकि ILR की अब एप्लीकेशन तो मैं हो नहीं रही मेरी, तो मैंने अगर स्टैंडर्ड एप्लीकेशन पे मे भी ये ज़्यादा टाइम फिर लगाएं, तो वो आपकी मर्जी है वहाँ पे कि जी आप चाहें तो उसमें आप जो फ्रेश एप्लीकेशन अपनी फाइल कर रहे हैं उसमें प्रायोरिटी वाली ऑब्वियसली सर्विस अवेलेबल होती है। तो वो आजकल जो गवर्नमेंट के चार्जेस हैं वो 1000 पाउंड्स जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस जो है, और 1258 पाउंड जो है वो उसके आ जाते हैं। सो अब इस तरह की सिचुएशन में क्या होता है कि आप अगर उनके ऊपर भी रहने देते हैं तो उसमें होम ऑफिस क्या करता है कि यू विल बी कंटेक्टेड एंड टोल्ड इफ द वेरिएशन ऑफ प्रोसेस अप्लाइज टू यू, कि अगर वो वेरिएशन जो है लीव की वो अप्लाई करती है आपके ऊपर तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे बिफोर योर एप्लीकेशन फॉर द टेम्परेरी परमिशन टू स्टे इज डिसाइडेड जो है। यू मस्ट का वर्ड उन्होंने बोला है, यू मस्ट इफ रिक्वेस्टेड, यू मस्ट इफ रिक्वेस्टेड, अगर वो आपसे कहते हैं पे द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज फॉर दैट एप्लीकेशन। उसकी वजह यह है कि ये जो 2.5 ईयर वीज़ा रूट होता है या जो 10 ईयर्स वीज़ा रूट होता है उसमें IHS की फ़ीस सेपरेट होती है, इमिग्रेशन की फ़ीस जो है वो सेपरेट होती है, लेकिन जो ILR की एप्लीकेशन होती है या सेटलमेंट की जिसको एप्लीकेशन कहा जाता है उसमें एक ही फ़ीस होती है, उसमें वन गो वाली एक ही फ़ीस है जो आजकल गालबन 2864 पाउंड है। लेकिन जो 10 ईयर्स वीज़ा रूट वाली होती है उसमें 2 सेपरेट फीसें आ जाती हैं, एक वो 1035 फॉर 1 ईयर और 2.5 ईयर की आपने वो पे करनी होती है जो अप्रॉक्सीमेटली 2600 पाउंड आप रफली वो कह लीजिए, और प्लस जो है वो 1258 जो है इमिग्रेशन की फीस जो है। सो यहाँ पे फिर वो होम ऑफिस ये कह रहा है कि यू मस्ट नंबर कॉमा इफ रिक्वेस्टेड पे द इमिग्रेशन हेल्थ चार्जेस फॉर दैट एप्लीकेशन। और अगर आप एलिजिबल नहीं है, आप समझ रहे हैं नहीं यार मैं तो एलिजिबल नहीं, मेरी एलिजिबिलिटी नहीं बनती, पहले तो मैं सोच रहा था मुझे ILR मिल जानी है लेकिन अभी मुझे इस तरह की सिचुएशन आ गया, 2.5 ईयर वीज़ा रूट भी है, मेरी रफली 3800 पाउंड 4000 पाउंड्स के करीब मेरी फ़ीसें हैं, एप्लीकेंट भी हम ज़्यादा हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, बाकी जो है। सो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे ऑब्टेन अ फी वेवर फॉर द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है फी वेवर इज अवेलेबल। अब तो वहाँ पे इस तरह की एप्लीकेशन में ये जो 2.5 ईयर वीज़ा रूट की हम बात करें वहाँ पे आप फी वेवर की एप्लीकेशन जो है वो सेपरेटली जो है वो अलहदा से वो भी डाल सकते हैं। यू विल बी टोल्ड हाउ टू डू दिस विद होम ऑफिस कॉन्टैक्ट यू अबाउट द वेरिएशन जो है। सो इफ यू डू नॉट पे फॉर द रिक्वायर्ड इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज द एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू स्टे विल बी रिजेक्टेड एज इनवैलिड जो है। So if that application is rejected as invalid, the fees you have paid for your settlement application will not be refunded जो है। So I do hope ये एक पॉइंट तो बहुत छोटा सा था और इसके ऊपर ये मैं चाहता तो इसको शॉर्ट वीडियो में इसको मैं आपको 60 सेकंड में भी इसको मैं एक्सप्लेन कर सकता था,
लेकिन इसको मुख्तलिफ इसके मैंने ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि शायद वो ILR के एलिजिबल हैं और वो डरते अप्लाई नहीं करते, साड़ी फीस ना ज़ाया हो जाए। और बहुत से लोग एलिजिबल समझते हैं कि मतलब एक तो ये खौफ के जी कि हमारी फ़ीस ना ज़ाया हो जाए, वो अप्लाई नहीं करते। सो आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अप्लाई करना चाहिए और वो फ़ीस आपकी कहीं नहीं जाती, नंबर 1। अच्छा, सेकंड ये है कि बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता कि जी कि क्या वो ILR के एलिजिबल भी हैं कि नहीं। सो अगर वो नहीं समझते हैं कि वो एलिजिबल हैं, अगर वो समझते हैं कि जी एलिजिबल नहीं है और किस बेस पे एलिजिबल नहीं है, ये इस ऑलवेज बेस्ट के जी कि आप प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी डेट्स और बाकी चीज़ें जो है वो उसकी चेकिंग जो है वो करवा सकते हैं, उस पर ओपिनियन जो है वो ले सकते हैं। सो इसलिए ये जो इमिग्रेशन मैटर्स होते हैं इसमें बहुत से ऐसे इफ़ एंड बट्स होते हैं जिन्हों कही था ना, अगर मगर अगरचे, ये जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि अगर ऐसा यूं होता तो क्या होता, तुम होती तो क्या होता। सो इस वजह से बहुत सी चीज़ों को जो है वो उस पर ओपिनियन लेना जो है मैं समझता हूँ बहुत अच्छा होता है। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, थैंक यू।